जय हिंद साथियों, आज मैं आपके लिए वर्णमाला का वो क्लास लेकर आया हूँ। बिल्कुल छटे हुए सवाल हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं और बहुत सारे लड़कों का और विद्यार्थियों का इन पर ध्यान तक नहीं जाता। सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं और फिर एग्जाम में जाके गलत करके आते हैं। इसी वजह से मैं ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए जो बिल्कुल छटे हुए हैं। और ये वर्णमाला के हैं और ये मेरी लास्ट क्लास रहेगी वर्णमाला की। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप खुद देख लो, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूं कि आप खुद सोचोगे कि हमारा ध्यान इन पर नहीं जाता है, जिसकी वजह से हम गलत करते हैं। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया और हर बार गलत करके आते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इन पर बहुत कम जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर देखना, पहला ही मैंने लिखा है कि अंतस्थ व्यंजन। मैंने कई बार पढ़ा दिया। ये अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं दोस्त, वो चार होते हैं, मैंने कई बार बताया है। लेकिन इन चारों की अपनी अपनी एक अलग विशेषता भी है। वो क्या है वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। य, रै, लै और बै, ये चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। लेकिन ये और वह जो होते हैं, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। यानी कि अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं और वो कौन कौन से हैं? वो है य, रै, लै और बै। ये चारों हैं। लेकिन य और बै को हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। लेकिन इस बै की एक और विशेषता है, वो ये है कि इसको दंतोष्ठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ भी कहा जाता है। यानी इस बै की कितनी विशेषताएं हो गई? तीन विशेषताएं। पहली क्या है? पहली तो ये अंतस्थ व्यंजन है। दूसरा क्या है कि ये अर्धस्वर है। और तीसरा क्या है? ये दंतोष्ठ है। ऐसे ही यह है हमारा, यह जो है एक अंतस्थ व्यंजन भी है और दूसरा ये अर्धस्वर भी है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। उसके बाद ये और रै और लै पर आ जाते हैं। जो हमारा लै है, ये अंतस्थ व्यंजन तो है ही, लेकिन साथ में इसको प्रकंपित और लुंठित भी कहा जाता है। सवाल ये बनेगा कि निम्नलिखित में से प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो आप बता दोगे रै है। बोलो भाई, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब यहां पर मैंने इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो सुनो क्या है। देखो, जब हमारा ये रै है, रै मान ले रुपया, और जब हम रुपया हमारा खर्च होता है, ये पैसे खर्च होते हैं, तो आदमी अंदर ही अंदर कांपता है कि यार बहनचोद कैसे खर्च हो गया, अब कैसे कमाऊंगा। टेंशन होती है लालची आदमियों को। तो रै मतलब रुपया, और खर्च करते वक्त आदमी कांपता है। और लुंठित मतलब लुढ़क गया। क्या लुढ़क गया? रुपया लुढ़क गया। लुंठित मतलब रै मतलब क्या? लुढ़क गया। और क्या? रुपया लुढ़क गया। ऐसे इसको याद कर सकते हो। ये लै है, लै को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। इसको एक ही बचा है बस, इसको आप ऐसे ही याद करोगे तो चल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाली स्लाइड खत्म। अगली स्लाइड पर आते हैं। स्क्रीनशॉट मार लेना या उतार लेना। एक एक सवाल छांट के लेके आया हूं आपके लिए, समझ रहे हो। वर्णमाला के सवाल है, मैंने 3 क्लास डाल दिए वर्णमाला की। उसके बाद नई क्लास हम शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ये सवाल वो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस आप उठाकर देख लो, वनडे एग्जाम की, किसी भी वनडे एग्जाम को उठा कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर हिंदी आती है, ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो है बढ़िया से इस बात को जानता है कि लड़के इन छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? लेकिन मैं आपकी नजर इस पे डलवा के छोड़ूंगा, नोट डाउन कर लेना कहीं पर। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त, और उत्क्षिप्त का दूसरा नाम होता है द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसको बोलते हैं डे और डे, डे और लै, ये बोलते हैं इन दोनों को। और इन दोनों का जो बिल्कुल पक्का वाला एक सवाल पूछा जाता है कि कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत इन दोनों अक्षरों से नहीं होती है। कभी भी आप देखोगे, जैसे मैं यहां पर ढक्कन लिखना है, तो आप ढक्कन ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ढक्कन ऐसा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ढक्कन कैसे लिखा जाएगा दोस्त? तो ढक्कन लिखा जाएगा ऐसे, ऐसे लिखा जाएगा ढक्कन, है ना। एक एग्जांपल और से समझो, जैसे मैं यहां पर एक और लिख दूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर डलिया। अगर आप ऐसे लिखोगे डलिया, तो मेरे दोस्त ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा इसका वर्जन? इसका सही वर्जन क्या हो जाएगा? इसका सही वर्जन होगा दोस्त, इसका सही वर्जन हो जाएगा ये वाला। यानी कि अब सही है, अब सही है। इसका मतलब है, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं आपको, ये बात बताना चाह रहा हूं कि कभी भी उत्क्षिप्त जो व्यंजन है, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। आप दुनिया में कोई सा शब्द उठाकर देख लेना, इससे शुरुआत कभी नहीं हो सकती। होती किनसे है? ये बिंदी इनकी हट जाती है। समझ रहे हो? तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? तो अपने 2 हो जाते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजनों को ही हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। द्विगुण क्या? इनके 2 गुण हैं। पहला गुण क्या है? ये है, जिनके साथ बिंदी लग जाती है। और दूसरा गुण क्या है? ये बिंदी हट जाती है, इसलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं।
ये कंप्लीट हो गया। आगे देखो, आगत स्वर। आपने आगत स्वर तो सुना होगा, लेकिन आगत व्यंजन आपने सुना है क्या? ये आप तब सुनोगे जब आपके एग्जाम में आ जाएगा और आप गलत करके आओगे। बात समझ में आई? इसका मतलब है आगत स्वर क्या होता है मेरे दोस्त? तो आगत स्वर होता है हमारा ये अ। इसको अ बोलते हैं, जिसे डॉक्टर लिखा जाता है। इसको अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। डॉक्टर अगर आप इस तरीके से लिखोगे, डॉक्टर आप अगर इस तरीके सॉरी इस तरीके से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर कैसे लिखा जाता है दोस्त? तो डॉक्टर लिखा जाता है ऐसे, ऐसे। ये होता है सही वर्जन इसका, ये सही वर्जन है इसका। सही जो डिजाइन बनेगा वो ये बनेगा डॉक्टर का। समझ में आई बात? तो बोलो हाँ, बोल दो जल्दी से हाँ। आगे चले, आगे चले। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो, आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? जय और फै जो होते हैं ये आगत व्यंजन है, जबकि आगत स्वर हमारा ये वाला होता है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। उतारते रहना इनको, बहुत बढ़िया चीज है, आपको छांटनी पड़ेगी। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए ना, तो आपको अलग अलग किताबों में या अपने नोट्स में छांटनी पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए रख दी है। ठीक है भाई, आगे देखो। उसके बाद आता है द्वित्व। देखो वो क्या था? वो द्विगुण था, ये द्वित्व है। समझ रहे हो बात को? वो जो था, कंफ्यूज मत होना, ये जो था ये द्विगुण था। द्विगुण जिसके दो गुण हो, समझ रहे हो? और ये जो है ये है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। और इस द्वित्व व्यंजन को, इस द्वित्व व्यंजन को हम एक नाम और देते हैं, और वो होता है युग्मक युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि इनमें व्यंजन स्वयं से संयोग करता है। स्वयं से संयोग करता है मतलब अपने ही किसी अक्षर के साथ मिल जाता है। समझ रहे हो? जैसे उदाहरण के लिए यहां पर मैंने लिखा है, क्या है? जैसे दिल्ली है। आप यहां पर दिल्ली अगर देखोगे तो दिल्ली देखने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जय दिल्ली है, तो इस लय ने अपने ही व्यंजन, अपने ही व्यंजन के साथ क्या किया है? इसने संयोग कर लिया है। अपने ही व्यंजन के साथ जब ये संयोग करेगा तो इसी को कहा जाता है द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि। समझ रहे हो? युग्मक व्यंजन भी बोल सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप मतलब जहां पर डबल अक्षर होगा, जहां पर डबल अक्षर या वर्ण होगा, तो आप समझ जाना वहां पर क्या है? वहां पर है द्वित्व व्यंजन या युग्मक। जैसे यहाँ पर कुत्ता है तो तै ने डबल बार किया है ना। जैसे उच्चारण है तो उच्चारण में चै ने किया है। किसने किया? चै ने किया। जैसे यहाँ पर प्रसन्नता, प्रसन्नता है तो यहाँ पर नै ने किया। और जैसे यहाँ पर उज्ज्वल है तो जय ने किया। यहाँ पर बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, आगे चलो। देखो मैंने यहां पर एक सवाल भी रखा है। सवाल क्या है? सवाल ये है, निम्न में से द्वित्व व्यंजन कौन सा है? निम्न में से द्वित्व व्यंजन कौन सा है? तो जिस अक्षर या वर्ण ने अपने ही वर्ण के साथ संयोग किया होगा वो ये हमारा आंसर है। तो बताओ इसमें किया है क्या? नहीं किया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें किया है क्या? नहीं किया है, तो इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें किया है क्या? नहीं किया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें किया है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बात समझ में आई? कैसे किया है कि इसने यहां पर ले डबल बार हुआ है, यानी इसने युग्म बनाया है, जोड़ा बनाया है। समझ रहे बात को? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सिर्फ समझाने के लिए तो मैंने एक सवाल रख दिया था यहाँ पर। उसके बाद ये आता है, इसमें क्या है? स्वर यंत्रमुखी, या इस स्वर यंत्रमुखी को ही हम काकल्य व्यंजन बोलते हैं। ये तो एक आध बार पूछा गया है, लेकिन मेरे दोस्त ये वाला जो है ना, ये वाला तो कई बार पूछा गया है, कई बार, कि काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं। तो काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं दोस्त? तो उसको कहते हैं है को। जो है होता है वो काकल्य व्यंजन होता है। आपने एक मूवी देखी होगी जय हो, सलमान खान की एक मूवी है, उस मूवी का नाम है जय हो। जब सलमान खान एक उस कैंटीन में जाता है और वहां पर जो क्रिमिनल होते हैं उनको मारते वक्त क्या करता है? दहाड़ता है, वह करके दहाड़ता है। तो वो कौन सी आवाज निकालता है की आवाज निकालता है। यानी कि वो काकल्य व्यंजन का इस्तेमाल करता है वहां पर। और इस काकल्य व्यंजन को ही मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? स्वर यंत्रमुखी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्रमुखी भी बोल देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, ये कंप्लीट हो गया। ये वाला पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं बत्सर्य व्यंजन। बत्सर्य व्यंजन क्या होता है? वत्सल्य व्यंजन होते हैं हमारे तीन। कौन कौन से? से, रे और ले। इनको भी छाप मारो कहीं पर, स्क्रीनशॉट मारो या फिर उतार लो। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। आगे क्या है? देखो ये वाला सवाल कई बार पूछा है, इसलिए मैंने बताया इसको। ये नहीं पूछा गया है इतनी बार, तो इस पर आप ज्यादा जोर भी मत देना, लेकिन फिर भी उतार लेना, जितना भारी या मुश्किल नहीं है। उसके बाद आता है ये सवाल भी कई बार पूछा गया है भाई साहब, कई बार पूछा गया है। जितनी बार इस पे इंपोर्टेंट का निशान लगाओगे इतना कम होगा। समझ रहे हो? उसके बाद आता है हमारा बण का अर्थ। बण का अर्थ क्या होता है? देखो बण का अर्थ होता है जाति,
और जाति का ही दूसरा रूप होता है कुल, और कुल को हम वंश भी बोलते हैं। यानी कि तीनों ही पर्यायवाची हैं, इसलिए मैंने तीनों यहाँ पर रख दिए हैं। समझ लो, तो वर्ण का अर्थ कौन सा है? जाति भी होता है, कुल भी होता है, वंश भी, तो तीन एक से ही है। लेकिन इस वर्ण को हम क्या अक्षर भी बोलते हैं? बोले हाँ जी बोलते हैं। तो इसका एक अर्थ अक्षर भी होता है और एक अर्थ इसका रंग भी होता है। सवाल इसमें किस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वर्ण का अर्थ नहीं है, वर्ण का अर्थ नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इनमें से इनके अलावा जो भी अक्षर आएगा वो नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये बात भी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मैंने कई जगह इस सवाल को देखा है, इसलिए मैंने आपके समक्ष रख दिया इसको। आगे आ जाते हैं। उसके बाद आयोगवा। हालांकि मैं आयोगवा आपको करा चुका हूं पहली क्लास में, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने रखी है जो हमारी नजरों से ओझल हो जाती है और एग्जामिनर उस पर नजर गड़ा कर रखता है कि ये मुझे पूछना है। समझ रहे हो? इसलिए मैंने इस आयोगवा को दोबारा से रख दिया है। दोबारा सुनो इसकी कहानी क्या है। यहाँ पर क्या है भाई? आयोगवा है और इसको हम देखो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, वर्णमाला में आयोगवा का स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले होता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। देखो, स्वर के बाद और व्यंजन से पहले, समझ लो, यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच में किसको रखा जाता है? आयोगवा को रखा जाता है। कई बार ये सवाल बना है कि आयोगवा का स्थान क्या होता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि आयोगवा स्वर के पहले आता है या बाद में आता है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। समझ रहे बात को? तो इसकी लैंग्वेज देख लेना एक बार। आयोगवा जो होते हैं वो स्वर के बाद रखे जाते हैं और व्यंजन से पहले रखे जाते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कौन सा? अगला पॉइंट है आयोगवा लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। बहुत बढ़िया फैक्ट है, इसको देखो। आयोगवा जो होते हैं वो लेखन की दृष्टि से तो मेरे दोस्त ये स्वर हो जाते हैं। लेखन की दृष्टि से मतलब लिखते वक्त जब मैं बताऊंगा भी आयोगवा कौन कौन से शब्द होते हैं। दो होते हैं, दो वर्ण, वो बताऊंगा। सॉरी, शब्द नहीं, वर्ण या अक्षर। समझ रहे हो वो कौन से मैं अभी बताने वाला हूं, हालांकि आपको पता भी होगा। तो आयोगवा जो होते हैं वो लेखन की दृष्टि से क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? ये व्यंजन हो जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसको भी एक बार नजर डाल लेना इस पर भी, है ना। एग्जामिनर का नहीं पता होता, वो छुपे हुए सवालों को ही ज्यादातर पूछता है। तो जो सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और जो बनने का उनका पूरा चांस रहता है या पूछे गए हैं, वो सवाल मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ वर्णमाला से। हालांकि हर चैप्टर में मैं ऐसे ही चुन चुन के सवाल लेके आऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। तो ये चुन चुन के सवाल लेकर आया हूँ। वर्णमाला मैंने करा दी है 2 क्लासों में। आप नहीं देखिए तो आप जाके वीडियो को देख लेना। फिर यहाँ पर है आयोगवा। देखो, आयोगवा अब आ गया आपके सामने। आयोगवा जो होते हैं वो 2 होते हैं। इसको बोलते हैं अनुस्वार, यानी इसको अंग और अह या विसर्ग भी बोल देते हैं आम भाषा में। अंग और अह आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन कि सही जो उच्चारण है वो क्या है? इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये 2 होते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, ये क्या बना हमारा? अनुस्वार और ये बना विसर्ग। अब जब अनुस्वार की बात आई है तो हम थोड़ा सा अनुस्वार पर भी नजर डाल लेते हैं। कि अनुस्वार एक्चुअल में है क्या चीज, क्योंकि सवाल कई बार बन जाते हैं, है ना। तो यहां पर है, इनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां पर रखा है। इसके उच्चारण में हवा या फिर वायु जो होती है वो केवल और केवल कहां से निकलती है? नाक से निकलती है। केवल नाक से निकलती है। यह सवाल पूछा गया है कि अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु कहां से निकलती है? तो केवल नाक से निकलती है। ऑप्शन में आपको मुंह भी मिलेगा, नाक और मुंह भी मिलेगा, और दोनों भी मिलेंगे, तो आंसर क्या रहेगा? केवल नाक रहेगा। ठीक है भैया। जैसे उदाहरण में मैंने यहां पर रखा भी है कुछ, जैसे कंच। आप बोलकर देखो, कंच, कंच, नाक से हवा निकली, कंच। पंख, पंख। अंग, अंग। पंजाब, पंजाब। तिरंगा, तिरंगा, है नहीं? सब नाक से इनका उच्चारण हो रहा है, जैसे कंच, पंख, अंग, पंजाब, तिरंगा। समझ रहे हो बात को? तो जहां पर ये बिंदी होगी, सिर्फ और सिर्फ बिंदी होगी, तो इसके उच्चारण में हवा जो निकलेगी या वायु जो निकलेगी वो केवल नाक से निकलेगी। और मेरे दोस्त उसके एग्जाम्पल मैंने यहां पर रख दिए हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट मारो या फिर उतार लो, जैसा भी आपको मन करे। ठीक है, आगे आ जाता है। देखो, इन चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे ये था अनुस्वार, ये अनुस्वार था, और एक था हमारा अनुनासिक,
एक अनुनासिक और एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज की बात आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, इसको अनुस्वार को हमने पढ़ लिया है। इसमें हवा केवल नाक से निकलती है और इनकी जो गति, हाँ एक और चीज लिखना, इनकी जो गति होती है ना, गति, इनकी जो गति होती है वो तीव्र होती है, तीव्र होती है, तीव्र। इस चीज को भी लिखना, कंच, इसकी गति तीव्र होती है। ये चीज मैं लिख नहीं पाया लेकिन मुझे याद आ गई, तीव्र होती है। ठीक है भाई, इसकी अनुस्वार की जो गति होती है वो तीव्र होती है। समझ गए बात को? ये एग्जांपल है। और हवा कहां से निकल रही है? नाक से। फिर उसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक में क्या है? अनुनासिक एक जो अक्षर है हमारा, जो बड़ है, वो कौन सा है? आप यहां पर देख सकते हो, चंद्रबिंदी वाला होता है, चंद्रबिंदी वाला हो जाता है। ठीक है भाई, चंद्रबिंदी वाला। अब इसकी जो परिभाषा है वो जरूर पूछी जाती है। वो क्या है? इसमें हवा या वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है। इसकी ध्वनि मंद, मंद मतलब धीमी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें जो हवा निकलती है, इसमें जो हवा निकलती है दोस्त, वो कहां से निकलती है? वो मुंह और नाक दोनों से निकलती है। ये क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक में जब इस अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी वाले शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें जो वायु या हवा निकलती है वो मुंह और नाक दोनों से निकलती है, लेकिन अनुस्वार में केवल कहां से निकल रही थी? नाक से निकल रही थी। बात समझ में आई? कंच है ना, कंच और पंख, तिरंगा, पंजाब। और यहां पर अनुनासिक में दोनों से निकलेगी। और अनुनासिक कौन सा सब अक्षर होता है हमारा? वो होता है चंद्रबिंदी वाला। ठीक है भाई, तो यहां पर इसकी जो गति होती है कैसी है? मंद है, इसकी गति मंद है। जबकि अनुस्वार की गति कैसी थी? तीव्र थी। ये चीज मैंने आपको बताई थी, यहां पर नोट डाउन कर लेना। इनकी गति कैसी थी? तीव्र थी। आगे आ जाते हैं। ठीक है भाई, यहां पर एग्जाम्पल भी मैंने रखे, जैसे यहां पर शब्द है कांच, है ना, कांच, कुछ देर तक बोलेंगे कांच। जैसे पांव, गांव, और उसमें क्या था? कंच, एकदम तेजी से था, तीव्र था, और नाक से निकल, इसमें दोनों से निकलेगी कांच। आप है ना, आप बोल के देखो तो मुंह से भी हवा निकलेगी और नाक से भी। और यहां पर देखो पांव, यहां पर देखो गांव, यहां पर देखो दांत। बात समझ में आ रही है? तो ये सब इसके एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिए हैं, आप इसको नोट डाउन मारो। चंद्रबिंदी वाले कोई सा भी शब्द हो, उसमें जो हवा या वायु निकलेगी वो दोनों से निकलेगी, यानी मुंह से और नाक से भी निकलेगी। और इसका जो अक्षर है वो क्या है? वो ये हो जाता है। ठीक है भाई, यानी चंद्रबिंदी वाला। आगे है देखो निर्नुनासिक। पहले अनुस्वार पढ़ा था हमने, फिर उसके बाद अनुनासिक पढ़ा था, और अब आ जाते हैं हम निर्नुनासिक पे। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इन तीनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, और तीनों ही मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिए हैं। अब देखना यहां पर क्या, इसमें हवा केवल मुंह से निकलती है। इसमें हवा केवल मुंह से निकल रही है। देखो इसमें हवा केवल मुंह से निकलती है। इसमें जो हवा निकल रही है वो कहां से निकल रही है? केवल मुंह से निकल रही है। इस चीज को आप देखो, समझ में आया? यानी कि निर्नुनासिक में हवा जो निकलती है केवल मुंह से निकलती है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था कौन सा? अनुनासिक। अनुनासिक में जो हवा निकल रही थी वो कहां से निकल रही थी? नाक और मुंह दोनों से निकल रही थी। और उससे पहले जो हमने देखा था अनुस्वार, उसमें जो हवा निकल रही थी या वायु निकल रही थी वो केवल नाक से निकल रही थी। बात समझ में आ गई होगी तीनों, है ना? और निर्नुनासिक में जो हवा निकल रही है या वायु निकल रही है वो कैसे निकलेगी? केवल मुंह से निकलेगी। समझ रहे हो? यहां पर देखो केवल शब्द लगा है, इस चीज का ध्यान रखना, मुंह से निकल रही है इसमें, है ना? और इसमें देखना सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं। जितने भी स्वर हैं हमारे, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, छोटा वाला ए, बड़ा वाला ए, छोटा वाला ओ, बड़ा वाला ओ, और ऋषि। ये 11 होते हैं। और 11 के 11 मेरे दोस्त ये क्या है? ये निर्नुनासिक है। कैसे है? निर्नुनासिक है। इस चीज को भी आप नोट कर लोगे, ध्यान रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे जो बड़माला से सवाल बनते हैं, यहीं से सवाल बनते हैं बड़माला के अंदर, और कहीं से नहीं बनते। सघोष भी इतने नहीं पूछे जाते हैं जितने ये सवाल पूछे जाते हैं। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है। और जितना हो सके दोस्त शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है सच में। देखो एक सवाल ये है जो मैं ढूंढ के लेके आया हूं आपके लिए, जो मैं ढूंढ के लेके आया हूं, ये बहुत तगड़ा सवाल है। इसको भी हम ज्यादातर भूल जाते हैं, नहीं नजर जाती। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिंदी का निर्माण हुआ, जैसा हमारी हिंदी बनी है ना। कैसे बनी थी बताओ? संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर पाली, फिर क्या बोलते हैं, अबहट, शोरसेनी,
फिर अबहट, फिर हमारी क्या आई थी, हिंदी आई थी। उसी तरीके से ये वाला है, उसी तरीके से ये वाला है। देखो सबसे बड़ा ये क्रम लगाने के लिए आता है, ये क्रम लगाने के लिए आ जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ऐसा आएगा, ये बीच में से कहीं से दे देता, यहाँ से दे देगा, यहाँ से दे देगा, कहीं से भी दे देगा, यहाँ से इधर का लगवा लेगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक लगवा लेगा, यहाँ से यहाँ तक कहीं से भी लगवा लेगा, है ना। तो इनका जो सही क्रम है वो क्या हो जाता है, वो सही क्रम है, पहले सबसे बड़ा होता है हमारा वाक्य, उससे छोटा हो जाता है उपवाक्य, उससे छोटा सबसे बड़ा वाक्य, उसके बाद उपवाक्य, उसके बाद आ जाता है पदबंध, उसके बाद आता है शब्द, उसके बाद आता है अक्षर, उसके बाद आता है वर्ण। और वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, ध्वनि भी बोलते हैं। वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं दोस्त, वर्ण को ही हम ध्वनि भी बोलते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ये आज की क्लास थी जो मैंने आपके सामने रखी, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी। एक एक सवाल बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे सवाल कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आप प्रीवियस उठा कर देख लेना, ठीक है भाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इसको शेयर जरूर मार दो यार, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगती है सच में दोस्त, समझ रहे हो। लाइक तो दबा के जाना, वीडियो में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी। अगली क्लास में फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।